सो गाइज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने पूरा फ्रंटल लोब अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या छोड़ा था, हमने ब्रोका छोड़ा था और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ब्रोकास और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन उससे पहले डिस्कस करने से पहले जो चीज़ मैं भूल गया था वो ये है कि हमारे पास ये जो हमारा प्री सेंट्रल गायरस है और पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है। प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है, इसके ऊपर हमारे पास बॉडी रिप्रेजेंट कैसे हुई हुई होती है। इन दोनों एरियाज़ के ऊपर हमारे पास बॉडी रिप्रेजेंट कैसे हुई हुई होती है। तो गाइज याद रखना बड़ा आसान है, बॉडी हमेशा इन्वर्टेड पोजीशन में रिप्रेजेंटेड हुई हुई होती है। इन दोनों एरिया में जो बॉडी इमेज जो बन रहा होता है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। जैसे कि हमारा मुंह कहाँ होता है, सुपीरियरली होता है, पाँव कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो आप उल्टा चलाओ, आपका मुंह नीचे रिप्रेजेंटेड होगा सबसे। ठीक है, आपका मुंह बिल्कुल नीचे रिप्रेजेंटेड होगा, मुंह नीचे रिप्रेजेंटेड होगा। फिर आपका टंग होगी, टंग के बाद आपका काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो होगा फॉर हैंड की मूवमेंट के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा एरिया जो है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस हो कि प्री सेंट्रल गायरस हो या पोस्ट सेंट्रल गायरस हो, जो भी गायरस हो, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो कि ऑक्यूपाई करता है वो आपका करता है हैंड की इमेज जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा एरिया जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो ऑक्यूपाई करता है। या इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद ये कि कॉर्टेक्स जो है, ग्रे मैटर ऑफ आइदर प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, मतलब जो रीजन हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस ऑफ प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, वो होता है हैंड। अब भाई हाथ तो इतना सा है ना, इतना सा हाथ है, वो क्यों इन दोनों का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। बाकी माउथ जो है, माउथ भी अच्छा खासा ऑक्यूपाई करता है, लेकिन दूसरे जो एरियाज हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। लेट मी शो यू। अब जैसे देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो कि हेड जो है उसने भी अच्छा खासा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, हेड ने भी अच्छा खासा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, हैंड ने भी अच्छा खासा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप हैंड देखते हो, हैंड ने इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, पूरा हेड एक तरफ और हैंड एक तरफ, इतना बड़ा एरिया इसने क्यों ऑक्यूपाई किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले टंग, सॉल्विंग, फिर लिप्स, फेस। लेकिन जब हम हैंड के ऊपर आते हैं, हैंड जो कि मिड रीजन में होगा, अगर ये हमारा कॉर्टेक्स चल रहा है, कहाँ चले गया ये, अगर हमारा कॉर्टेक्स है तो इसके मिड रीजन में देखते हैं तो हमारे पास हैंड की रिप्रेजेंटेशन है। हैंड की रिप्रेजेंटेशन मिड रीजन में और थोड़ी सुपीरियर रीजन में। तो हैंड इतना बड़ा एरिया क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना मतलब क्या है। तो गाइस याद रखना, हैंड में सबसे ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जिसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी वो डिपेंड करती है कि स्किल किसके लिए ज़्यादा रिक्वायर है। आपके माउथ के मसल के लिए जो है वो क्या कहते हैं, फेस के लिए, पूरे हेड की अगर हम देखें तो फेस के पूरे हेड के लिए भी जो आपका माउथ वाला एरिया है, इसकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है। इसकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि आप बोलते हो, बोलने के लिए मसल्स रिक्वायर होते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट और है ना टंग वगैरह की, इनकी मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट के लिए स्किल रिक्वायर है, तो इसने ज़्यादा एरिया इसको दे दिया। लिप्स की मूवमेंट, ठीक है, तो इन सब के लिए जो कि वोकलाइजेशन के लिए होता है, आर्टिकुलेशन के लिए होता है, जो आप बोलते हो, स्पीकिंग करते हो, तो इनके लिए जाहिर सी बात है आपकी जो मसल्स रिक्वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। लाइक मतलब मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, मसल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑक्यूपाई हुआ होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा मोटर इफरेंट फाइबर्स की आपको यहाँ से इमिट होते हुए नज़र आएंगे, या यहाँ से ज़्यादा इमिट होंगे आपके मोटर इफरेंट फाइबर्स। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जहाँ से ज़्यादा निकलेगा सिंपली। ठीक है, तो जहाँ पे जितना स्किल आ जाएगा, जितना आपके पास स्किल आ जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो पार्ट ऑफ द बॉडी विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉडी का पार्ट स्किल में इन्वॉल्व होगा, वो पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि फेस ने ऑक्यूपाई किया है, हैंड, आपकी फिंगर्स की सबसे ज़्यादा स्किल्ड एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए आपने सबसे ज़्यादा एरिया दिया है। उसके बाद आपके आर्म, वैसे आर्म जो है वो हैंड से बहुत बड़ा होता है, लेकिन आर्म की कोई इतनी स्किल्ड एक्टिविटी नहीं है, तो आप देखो खाली चुन्नों से एरिया दिया है, इतना सा एरिया दिया है, बस इतना सा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट होता है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और आपका जो बाकी जो पार्ट है जो कि पैरासेंट्रल लोब्यूल में जा रहा होता है, मीडियल एस्पेक्ट पे, अगर हम देखें मीडियल एस्पेक्ट कि यहाँ तक आपकी जो है सुपीरियर एस्पेक्ट तक आपकी शोल्डर की रिप्रेजेंटेशन हो गई, बाकी जो है हिप की, लोअर लिम्ब की, वो आपकी मीडियल एस्पेक्ट पे रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ऑन द
पैरा सेंट्रल लोब्यूल। बाकी नी वगैरह जो है, नी हो गया, आपके जेनाइटल पार्ट हो गए, वो आपके पास कहाँ रिप्रेजेंट होंगे? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल गायरस। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल गायरस पे आपकी जो बाकी जो रिमेनिंग है, लेग, नी, जेनाइटल ऑर्गन, टोस, ये सारा मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आपका रिप्रेजेंट होगा। तो ये जहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ये हमारे पास कहलाता है होमनक्यूलस। होमनक्यूलस कहते हैं बॉडी इमेज रिप्रेजेंटेशन इन द पोस्ट सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है, और इन एनी अदर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किसी भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बॉडी की इमेज रिप्रेजेंटेशन कहलाती है होमनक्यूलस। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? सो गाइस, अब अगर हम पैराइटल लोब की तरफ मूव करते हैं, याद रखना हमने फ्रंटल लोब में क्या छोड़ा है? फ्रंटल लोब में हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ये ब्रोकास एरिया, ये दो चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम पैराइटल लोब की तरफ आते हैं तो पैराइटल लोब में हमारे पास सबसे पहले क्या है? पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस हब है जहाँ पे हमारे पास सेंसेशंस आती हैं। पोस्ट सेंट्रल गायरस क्या है? ऐसा हब है जहाँ पे हमारे पास बॉडी की सारी सेंसेशंस आ जाती हैं। टच रिसेप्टर्स, क्रूड, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सारी सेंसेशंस यहाँ पर आती हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस पे, ठीक है। अब अगर पोस्ट सेंट्रल गायरस डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात है आपके पास सेंसेशंस जो है वो इनिशियली आएंगी ही नहीं। इनिशियली आएंगी नहीं तो फिर एसोसिएशन एरिया क्या कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस आपका इनिशियल हब है जहाँ पे आपकी सारी सेंसेशंस आती हैं। कॉन्ट्रा लेटरल साइड की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे से रिप्रेजेंटेशन शुरू होती है। माउथ, स्वॉलोइंग रीजन्स की, स्वॉलोइंग रीजन के बाद माउथ, माउथ के बाद फिर आईब्रो वगैरह, फिर आपका हैंड, हैंड के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद आपकी है ना लोअर लिम्ब, और वो फिर मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आपकी सारी रिप्रेजेंटेशन चली जाएगी लोअर लिम्ब की और जेनाइटल रीजन की, ठीक है। तो आपकी ये आपकी होमनक्यूलस भी हो गया कि रिप्रेजेंटेशन बॉडी इस तरीके से इन्वर्टेड और मीडियल साइड पे लोअर लिम्ब और है ना जेनाइटल पार्ट। उसके बाद प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया पोस्ट सेंट्रल गायरस पे, उसके बिल्कुल ही पीछे, बिल्कुल ही हमारे पास पीछे होता है सेकेंडरी सेंसरी एरिया। सेकेंडरी सेंसरी एरिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वो हमारे पास मैसेज इससे ही आता है, प्राइमरी से ही मैसेज आता है सेकेंडरी एरियाज़ पे। लेकिन सेकेंडरी एरिया जो होता है वो जो स्नेल में लिखा हुआ है, सेकेंडरी एरिया रिटन इन स्नेल, उसमें इन्होंने बाकायदा ये चीज़ लिख दी है स्नेल में कि जो सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया, सॉरी यार, सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया जो है वो हमारे पास सिर्फ स्नेल ने, न्यूरोस्नेल्स ने लिख दिया है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया इज ओनली इन्वॉल्व फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ क्यूटेनियस इन्फॉर्मेशन। क्यूटेनियस इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया में इंटीग्रेट होती है। अब बाकी जो भी एरिया होगा, बाकी जितनी भी इंटीग्रेशन जो होगी, डिफरेंट सेंसेशन जो भी हमारे पास आ रही हैं, लेट्स से पोस्ट सेंट्रल गायरस पे इन्फॉर्मेशन टच की आ रही है, पेन की आ रही है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया पे नहीं जाएगी इंटीग्रेट होने, ये जाएगी सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस से, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए वो हमारे पास सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया पे इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ जाएगी? वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे जाएगी। अब सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो है वो काफ़ी टाइप के होते हैं। अब पहला सोमेटो एसोसिएशन एरिया अगर हम देखें जो कि पैराइटल लोब में लोकेटेड होता है, वो होता है पोस्टीरियर पैराइटल एरिया। पोस्टीरियर पैराइटल एरिया जो है, पोस्टीरियर पैराइटल एरिया, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसोसिएशन एरिया। जब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन एरियाज़ को, आपने सिर्फ यह भी याद रखना है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब इज़ ऑल्सो एन एसोसिएशन एरिया। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब इज़ ऑल्सो एन एसोसिएशन एरिया, जहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट सेंसेशंस की इंटीग्रेशन होती है। लाइक बॉडी से जो भी सोमेस्थेटिक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, टच की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पेन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, या आपके पास बॉडी का इमेज इसके ऊपर रिप्रेजेंट होगा कि भाई मेरी बॉडी में लेफ्ट साइड में ये पार्ट्स, अगर ये लेफ्ट साइड का सोमेटो एसोसिएशन एरिया है तो बॉडी का सारा इमेज राइट साइड का इस पर लोकेटेड होगा कि यार राइट साइड पे मेरे पास हाथ है, राइट साइड पे मेरे पास पाँव है, राइट साइड का मेरा कान है। तो राइट साइड की जितना भी बॉडी इमेज होगा वो सारा का सारा कहाँ पर होगा? सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे होगा। और अगर आपको राइट साइड की कोई सी भी एक्टिविटी करनी होगी तो वो ये सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो है वो डिसाइड करेगा। आपने कोई सी भी एक्टिविटी करनी है, लेट्स से अगर आपने राइट साइड का हाथ हिलाना है या राइट साइड से अपने आपको राइट साइड से किसी को चपेट करानी है, तो जो थॉट्स होंगे राइट साइड के वो आपके पास राइट साइड के सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे, जो कि पोस्टीरियर पैराइटल लोब में लोकेटेड है, वहाँ पे
इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। चीज़ समझ में आ रही है कि जो सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब के अंदर है, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पैराइटल लोब, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपकी पूरी बॉडी की इमेज की रिप्रेजेंटेशन होती है। और जो आपको राइट साइड की एक्टिविटी करनी है, अगर लेफ्ट साइड का सोमेटो एसोसिएशन एरिया है तो अगर आपको राइट, ये आपकी कंट्रोल करेगा राइट साइड की एक्टिविटी। लेफ्ट साइड का अगर सोमेटो एसोसिएशन एरिया है, लेफ्ट साइड का अगर आपका सोमेटो एसोसिएशन एरिया है तो वो आपकी सारी राइट साइड की एक्टिविटी कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपने सोचा कि यार मैं पानी पीता हूँ सीधे हाथ से, तो आपकी सीधे हाथ की जो भी मूवमेंट होगी और जो भी आपने इवेंट्स सोचे होंगे वो सारे के सारा आपका लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर पैराइटल लोब सोच रहा होगा। साथ साथ में ये आपको हेल्प कराएगा डिटेक्शन के लिए। जैसे कि अगर आपने राइट साइड के ऊपर कोई चीज़ रखी, ठीक है, राइट साइड पे आपने कोई सी भी चीज़ रखी, तो आपको ये डिटेक्ट करना है कि यार ये चीज़ क्या है। आंखें बंद की, आपकी आंखें बंद की, आंखें बंद हैं आपकी, आपको डिटेक्ट करना है कि आपके हाथ में क्या पड़ा है, इसका क्या टेक्सचर है, इसका क्या वेट है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ आएगी, पहले पोस्ट सेंट्रल गायरस से आपके टच रिसेप्टर टच की इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रेशर रिसेप्टर इसकी वेट की इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सारा का सारा पोस्ट सेंट्रल गायरस पे आ रहा होगा। पोस्ट सेंट्रल गायरस से सारी इन्फॉर्मेशन सोमेटो एसोसिएशन सेंटर पे जारी होगी। फिर सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो कि पोस्टीरियर पैराइटल लोब में लोकेटेड है, वो एसोसिएट करेगा कि यार इसका टेक्सचर ओवल है, ठीक है, इसका वेट बिल्कुल हल्का है, इसका वेट हल्का है और इस टाइप की चीज़ पहले भी आ चुकी थी, ठीक है, इस टाइप की इतने वेट की चीज़, ठीक है, इतने वेट की चीज़, इस टेक्सचर की चीज़ मेरे पास पहले भी आ चुकी थी। तो सोमेटो एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, रिकॉल करेगा, यार ये टेक्सचर था, ये वेट है, पहले कौन सी चीज़ आ चुकी थी। तो आप आंखें बंद किए, सोमेटो एसोसिएशन बता देगा ये मार्कर है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करेगा और वो बता देगा कि ये मार्कर है। क्योंकि जो आपके विजुअल एसोसिएशन एरियाज़ जो होते हैं, विजुअल एसोसिएशन एरियाज़ भी जो है वो इस सोमेटो एसोसिएशन एरिया में मैसेज देते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पोस्टीरियर पैराइटल लोब के अंदर स्टोर्ड हुई भी होती है। पोस्टीरियर पैराइटल लोब में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हुई भी होती है, क्योंकि ये एक एसोसिएशन एरिया है, ठीक है। तो इसका इमेज जो है, इसका इमेज सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया में स्टोर हुआ था, वो भी रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, कि यार ये मार्कर है। अब बस आपको ये डिटेक्ट नहीं होगा कि ये कौन से कलर का मार्कर है, क्योंकि कौन से कलर के मार्कर के लिए आपके जो कलर एसोसिएशन एरियाज़ हैं वो उनका एक्टिवेट होना लाजमी है और वो पोस्टीरियर पैराइटल लोब में लोकेटेड नहीं है, वो फिर आगे की तरफ हमारे पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपको इसका टेक्सचर वगैरह पता पड़ जाएगा, इसके आप बता दोगे क्या चीज़ है। अगर ये एरिया आपका डैमेज हो जाए, पोस्टीरियर पैराइटल लोब आपका डैमेज हो जाए तो क्या नुकसान होगा, तो नुकसान ये होगा कि आप सीधे साइड को यूज़ करना ही भूल जाओगे। आप भूल जाओगे कि आपकी सीधे हाथ, आपकी सीधे साइड पर कुछ है आपकी बॉडी का, मतलब आपको ये, आप सब भूल जाओगे कि सीधे साइड पे आपका हाथ है, आप भूल जाओगे, ठीक है। आप उसको यूज़ करना भूल जाओगे, आप सीधे साइड के हाथ को यूज़ करना भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको कोई सी भी एक्शन परफॉर्म करना है सीधे साइड का, अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले आप वो एक्शन सोचते हो। तो सोचने का काम किसका होता है, एसोसिएशन एरिया का होता है। जब एसोसिएशन एरिया ही ख़राब होगा तो आप सोच ही नहीं सकोगे, आप हाथ यूज़ ही नहीं कर सकोगे, आप शेव नहीं बना सकोगे, आप राइट हैंड से खाना नहीं खा सकोगे, आप कोई भी राइट साइड की मोटर एक्टिविटी को सोच के परफॉर्म नहीं कर सकोगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। पोस्टीरियर पैराइटल सोमेटो एसोसिएशन एरिया का काम समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम टेम्पोरल लोब पे देखते हैं तो टेम्पोरल लोब पे हमें ऑडिटरी एरिया नज़र आते हैं। टेम्पोरल लोब पे हमें क्या नज़र आते हैं, ऑडिटरी एरिया नज़र आते हैं। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया बिल्कुल लेटरल, जो आपका फिशर चल रहा है, लेटरल फिशर जो चल रहा है उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पे है ये लेटरल फिशर। अगर ये लेटरल फिशर है तो लेटरल फिशर के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ये रहा, आप देख सकते हो आपका प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया क्या करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, दोनों कानों की आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, लेट से आपका लेफ्ट साइड का प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन राइट और लेफ्ट साइड की दोनों साइड की आती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्ट्रालेटरल साइड की, राइट साइड की इन्फॉर्मेशन हियरिंग की वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। राइट साइड की हियरिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, ठीक। उसकी पेरीफेरी में आपके पास क्या होता है, सारा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया आपको हेल्प कराता है इंटीग्रेट करने के लिए साउंड्स को। साउंड्स इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में होती है।
साउंड इंटीग्रेशन कहाँ होती है? सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में। लेट से आपने कोई गाना सुना, ठीक है, पहली दफ़ा गाना सुना, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया से आपने स्टोर करने के लिए दे दिया सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया पे, ठीक है, सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया पे आपने दे दिया। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया ऑल्सो वर्क एज सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया। आपने दोबारा वो गाना सुना तो आप जैसे ही आपने वो गाना सुना, प्राइमरी ऑडिटरी से सेकेंडरी ऑडिटरी पे मैसेज आ जाएगा, तो सेकेंडरी ऑडिटरी डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आपको उसकी जो वो लिरिक्स होती है वो आपको खुद ही आपके दिमाग में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी उसकी लिरिक्स। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया क्या करेगा, उसकी लिरिक्स जो है वो दिमाग में दोहराना शुरू कर देगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद टेम्पोरल लोब में जो है, पूरा टेम्पोरल लोब बाकिया जो होता है वो आपका एसोसिएशन एरिया होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ऑक्सीपिटल लोब अगर हम डिस्कस करें, ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया थोड़ा सा पोस्टीरियर होता है, सेकेंडरी विजुअल एरिया आपका इसके एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर हर जगह पे सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है। प्राइमरी विजुअल एरिया जो है, प्राइमरी विजुअल एरिया पे हमारे पास आप जो देख रहे होते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। अब उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, वो मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि जब तक मैं ऑप्टिक नर्व नहीं करवा दूं तब तक मैं आपको ये प्राइमरी विजुअल एरिया के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। सो गाइज मैंने बोला चलो मैं बता ही देता हूँ कि लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, आई, दो आई बॉल हैं। अब हर आई बॉल को आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि पार्ट ऑफ आई बॉल फेसिंग द नोज़, पार्ट ऑफ आई बॉल फेसिंग द नोज़, ठीक है, ये आई। अब आई बॉल का वो पार्ट जो कि नोज़ को फेस कर रहा होता है उसको हम कहते हैं नेज़ल पार्ट, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास लेफ़्ट है, ये राइट साइड है, तो एक आई के हमारे पास कितने हो गए? दो साइड हो जाएंगे। एक साइड ऑफ आई के हमारे पास कितने हो जाते हैं? दो साइड। एक टेम्पोरल साइड जो कि है ना, टेम्पोरल मतलब ईयर और है ना वो टेम्पोरल बोन ऑफ ब्रेन की उसको फेस कर रहा होगा, और वी कैन से ईयर की साइड जो फेस कर रहा होगा वो पार्ट ऑफ आई बॉल, ठीक है, आई बॉल का वो पार्ट जो कि टेम्पोरल साइड को फेस कर रहा है, और एक पार्ट ऑफ आई बॉल जो कि फेस कर रहा है नेज़ल साइड को या नोज़ वाले पार्ट को। तो हमारे पास एक साइड ऑफ आई बॉल के दो पार्ट होगा, एक साइड ऑफ आई के, और वी कैन से एक साइड ऑफ, अगर हम इनसाइड स्ट्रक्चर देखें आई का, रेटाइना कह सकते हैं। एक साइड ऑफ रेटाइना के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, टेम्पोरल पार्ट, नेज़ल पार्ट। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेम्पोरल पार्ट से आ रही होगी, जो इन्फॉर्मेशन टेम्पोरल पार्ट से आ रही होगी वो हमारे पास सीधी सीधी चलेगी सेम साइड पे। अगर लेफ़्ट साइड की आई बॉल है, ठीक है, लेफ़्ट साइड का रेटाइना है, लेफ़्ट साइड की आई बॉल, लेफ़्ट साइड का रेटाइना, तो उस लेफ़्ट साइड की जो टेम्पोरल साइड से इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो बिल्कुल सेम सीधी सीधी चलेगी इन द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व फिर हमारे पास कहाँ जाती है? ऑप्टिक चियाज़्मेटा के अंदर। ऑप्टिक नर्व हमारे पास कहाँ जाती है? ऑप्टिक चियाज़्मेटा के अंदर, ठीक। तो ऑप्टिक नर्व्स में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। ऑप्टिक नर्व में हमारे पास क्या होंगे कि दो पार्ट्स होंगे, एक टेम्पोरल पार्ट, एक नेज़ल पार्ट। ऑप्टिक नर्व में हमारे पास क्या होंगे? दो पार्ट होंगे। अगर ये ऑप्टिक नर्व है तो उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, यानी कि दो टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, एक फ्रॉम द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटाइना, एक फ्रॉम द नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटाइना। एक इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटाइना, एक इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटाइना। तो जो टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटाइना होगी वो हमारे पास ऑप्टिक चियाज़्मेटा तक पहुंचेगी बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मसला नहीं। लेकिन जो नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटाइना होगी, नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटाइना से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इमेज की, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास ऑप्टिक चियाज़्मेटा के अंदर, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के अंदर हमारे पास क्या होगा? अगर ये ऑप्टिक चियाज़्मेटा, आपने सिर्फ अभी ये चीज़ समझनी है, बाकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो आई फिजियोलॉजी में है, ठीक है। नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटाइना से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी ऑप्टिक नर्व के अंदर, वो एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक चियाज़्मेटा पे क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी। वो एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक चियाज़्मेटा पे क्रॉस हो जाएगी और वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड की ऑप्टिक ट्रैक के अंदर चली जाएगी। कॉन्ट्रालेटरल साइड की ऑप्टिक ट्रैक के अंदर चली जाएगी। पहले ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के बाद ऑप्टिक नर्व विल बी कन्वर्टेड इनटू अ नेम कॉल्ड ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक जो है, ऑप्टिक नर्व हम कहते हैं ऑप्टिक चियाज़्मेटा से पहले तक, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के बाद हम ऑप्टिक ट्रैक कहते हैं। तो ऑप्टिक ट्रैक के अंदर कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक में हमारे पास नेज़ल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड का नेज़ल पार्ट है, लेफ़्ट साइड की आई बॉल है, उसका जो नेज़ल पार्ट है, नेज़ल पार्ट हमारे पास
राइट साइड की ऑप्टिक ट्रैक के अंदर चले जाएगा आफ्टर ऑप्टिक चियाज़्मेटा। ऑप्टिक चियाज़्मेटा के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड की जो नेज़ल फील्ड है वो हमारे पास राइट साइड पे चली जाएगी, और राइट साइड की जो नेज़ल फील्ड थी वो हमारे पास लेफ्ट साइड की आ जाएगी। टेम्पोरल वाली सेम रहेगी, टेम्पोरल वाली चेंज नहीं होगी, नेज़ल वाली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर ये हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक जो है, ऑप्टिक ट्रैक चलेगा आगे, ऑप्टिक ट्रैक चलेगा, ऑप्टिक ट्रैक हमारे पास चलता जाएगा एट द लेवल ऑफ थैलेमस जब पहुंचेगा तो थैलेमस के ऊपर एक बॉडी लोकेटेड होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। थैलेमस के ऊपर क्या होती है, एक बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे दे विल रिले, वहाँ पे ये लोग रिले करेंगे। रिले करने के बाद हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस अब निकलेंगी। ऑप्टिक रेडिएशंस बस नाम चेंज होते जा रहे हैं, पहले ऑप्टिक ट्रैक था, ऑप्टिक ट्रैक के बाद अब निकलेगा नाम जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन निकलेंगी। ऑप्टिक रेडिएशंस जो है वो फिर हमारे पास टेम्पोरल लोब से होती हुई, क्योंकि जो थैलेमस होता है वो ज़्यादा फेस कर रहा होता है टेम्पोरल साइड को, तो वो टेम्पोरल लोब से होती हुई हमारे पास कहाँ चली जाएंगी, टेम्पोरल लोब से होती हुई हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में पहुँचेंगी, प्राइमरी विजुअल एरिया पे। ठीक है, तो प्राइमरी विजुअल एरिया पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, प्राइमरी एरिया विजुअल एरिया पे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी इप्सी लेटरल साइड के टेम्पोरल हाफ से, इप्सी लेटरल टेम्पोरल हाफ। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन जो है लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर मैं देखता हूँ, लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे अगर मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे अगर मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो हमारे पास क्या होगी कि इप्सिलेटरल टेम्पोरल, यानी कि लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो, और कॉन्ट्रालेटरल, बस आपने सिर्फ ये याद रख लेना है, कॉन्ट्रालेटरल नेज़ल हाफ, इप्सिलेटरल टेम्पोरल हाफ आएगी और कॉन्ट्रालेटरल नेज़ल हाफ। इप्सिलेटरल आपके पास टेम्पोरल हाफ आती है और कॉन्ट्रालेटरल नेज़ल हाफ आती है। आपने बस सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, बाकी अभी आपने कुछ याद नहीं करना, कुछ कंफ्यूज नहीं करना। ये सिर्फ मैंने इस वजह से बता दिया क्योंकि अगर आप बुक रीड करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि हमारे पास और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे क्या आती है इन्फॉर्मेशन, इप्सिलेटरल टेम्पोरल हाफ एंड कॉन्ट्रालेटरल नेज़ल हाफ की इन्फॉर्मेशन आती है। रेटिना के दो पार्ट हैं, टेम्पोरल पार्ट, नेज़ल हाफ, टेम्पोरल पार्ट और नेज़ल पार्ट। तो सेम साइड की जो मतलब अगर लेफ़्ट साइड की रेटिना है तो लेफ़्ट साइड की रेटिना का जो टेम्पोरल पार्ट होगा वो हमारे पास लेफ़्ट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आएगा, लेकिन राइट साइड का हमारे पास राइट साइड का नेज़ल हाफ आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि टेम्पोरल हाफ सेम साइड का आएगा, नेज़ल हाफ अपोजिट साइड का आएगा। ठीक है, बस आपने सिर्फ अभी ये याद रखना है। और ये हमारे पास कहाँ आता है, प्राइमरी विजुअल एरिया के अंदर। प्राइमरी विजुअल एरिया से हमारे पास मैसेज कहाँ जाता है, प्राइमरी विजुअल एरिया से हमारे पास मैसेज सेकेंडरी विजुअल एरिया पे जाता है ताकि वो एसोसिएट कर सके। अब सेकेंडरी विजुअल एरिया जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी विजुअल एरिया फिर इमेज की इंटीग्रेशन करता है, इमेज के कलर की इंटीग्रेशन करता है, जो इमेज इसने देखा है उसको इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब क्या है, इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, उसकी जो टेक्सचर उसके ऊपर जो बना हुआ होगा, जो मतलब उसके ऊपर कैलीग्राफी वगैरह बनी हुई होगी उसको इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी विजुअल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। अब इसी सेकेंडरी विजुअल एरिया के अंदर हमारी स्नेल लिखती है कि एंगुलर गायरस जो है, एंगुलर गायरस इसके अंदर आ जाता है। स्नेल में या शायद गाइटन में लिखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंगुलर गायरस जो है, जो कि हमारे पास क्या है, एक एसोसिएशन, विजुअल एसोसिएशन एरिया, गाइटन में लिखा है, सही है, विजुअल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, एंगुलर गायरस के विजुअल एसोसिएशन एरिया कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर पैराइटल लोब के लेटरल एस्पेक्ट और टेम्पोरल लोब। अगर ये टेम्पोरल लोब है और ये पोस्टीरियर पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अगर ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब से थोड़ा सा आगे इन द पोस्टीरियर इन द लेटरल एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर पैराइटल लोब, और थोड़ा सा टेम्पोरल लोब में भी आ जाता है। मतलब जहाँ वर्निकीस एरिया लोकेटेड होता है वहाँ पर होता है, और वर्निकीस को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एंगुलर गायरस जो है ये एक ऐसा विजुअल एसोसिएशन एरिया है जो कि वर्ड की मीनिंग को एसोसिएट करने में हेल्प करता है। मतलब वर्ड्स कहना क्या चाह रहा होता है उसको इंटीग्रेट करता है कि ये कह क्या रहा है, चाह क्या रहा है। मतलब ये होता है ना, अपन कहते हैं कि यार कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने पढ़ा टेक्सचर,
अब मेरे को कैसे पता कि ये टेक्सचर लिखा है? तो एंगुलर गायरस क्या करेगा, इसको इंटरप्रीट करने में हेल्प कराएगा। इंटरप्रीट करने में क्या कराएगा? हेल्प कराएगा। मेरे सामने लिखा है टेक्सचर, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया यार टेक्सचर लिखा है। मुझे कैसे पता, मेरे दिमाग को कैसे पता कि भाई ये टेक्सचर है? तो एंगुलर गायरस क्या करेगा? इमेज को इंटरप्रीट करने में हेल्प करता है, इमेज को इंटीग्रेट कराता है, उसका मतलब बताता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हमें डिस्कस करना है कि ये पैराइटो ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरियाज कौन कौन से हैं।